हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डीपीएसपी को जानने वाले हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और यह अपने संविधान का भाग 4 है और इसमें आर्टिकल 51 से लेकर, माफ़ करना, 36 से लेकर 51 तक है, 36 से 51 तक है इसमें। और जो भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको सीधे यहाँ पे दिखाई दे देंगे। बट किसमें क्या है, किस तरीके से, इसको हमें थोड़ा सा डिस्कस करना होगा ताकि हम एग्जाम के पॉइंट व्यू से उससे हम क्लियरली समझ पाएँ, राइट। तो हम चलते हैं नोट्स पे एंड देन वहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है संविधान के भाग 4 में रखा गया है और इसका आर्टिकल 36 से 51 है। और इसको हमने अपने संविधान में शामिल किया है आयरलैंड के संविधान से लेके। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लेके हमने इसे अपने संविधान में शामिल किया है, राइट। और आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया था, आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया था अपने संविधान में, लेकिन हमने इस अपने कंट्री में जो लिया था, अपने संविधान में जो एडॉप्ट किया था हमने, वो लिया था हमने आयरलैंड के संविधान से, राइट। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है वही चीज़ है जो अभी हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 36 से 51 भाग 4। और इसमें है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और शॉर्टकट में इसे हम डीपीएसपी बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हमने आयरलैंड से लिया है और आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? स्पेन से। इसको बनाने का सुझाव जो है BN राव ने दिया था, और BN राव के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। एक बार मैं इनका फोटो दिखाता हूँ आपको। यह है BN राव, और ये संविधान सभा के सलाहकार भी थे, और भाग 4 बनाने का भी जो आइडिया था इन्होंने ही दिया था। और क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल जो है न्यायालय, राइट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। इसका हेड क्वार्टर है नीदरलैंड में, द हेग में। द हेग में इसका क्या है, इसका हेड क्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। और यहाँ पे जज बनने वाले पहले भारतीय थे, जो BN राव हैं, ये यहाँ पे जज बने भी थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जो कि कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। एक जगह का नाम है द हेग, राइट। तो यहाँ पे जज बनने वाले पहले भारतीय थे, राइट। उसके बाद हालांकि कई इंडियंस बने हैं, वो हम जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे, ICJ पढ़ेंगे, मतलब UNO के बारे में पढ़ेंगे, उस वीडियो में हम जानेंगे उसके बारे में। बट ये थे BN राव, और संविधान सभा के सलाहकार भी थे, यही थे। पूरे संविधान बनाने में जो मेन सलाहकार थे यही थे, BN राव ही थे। तो इन्होंने ही सलाह दिया था संविधान के भाग 4 को बनाने के लिए। अब इन्होंने ये जो सलाह दिया, इसलिए दिया था उस समय क्योंकि हम भाग 3 में रखते तो ये सब लागू करना पड़ता, और उस समय सरकार के पास इतनी पैसे या फिर इतनी मतलब तंत्र नहीं थे कि सरकार ये सारी चीज़ों को उपलब्ध करा पाए। इसीलिए इसको हमने भाग 4 में रखा। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसको बनाने का, भाग 4 का? इसका उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना किया जाए, इसी के लिए इसको किया गया है। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ से कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने का उद्देश्य है डीपीएसपी को बनाने का। और अगला एक बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसको लागू करवाने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसा कि भाग 3 में क्या था, फंडामेंटल राइट्स में, कि अगर उसका हनन होता है तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते थे, बट इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इसको लागू करवाने के लिए कोर्ट में। और ये क्या है कि सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि सरकार आपको इसे देगी या नहीं देगी, ठीक है। तो चलिए अब आर्टिकल में हम देखते हैं, आर्टिकल वाइज, और फिर इसे हम 1 बाय 1 देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। आर्टिकल 36 में परिभाषा है राज्य की, राइट। और आर्टिकल 12 में भी था राज्य की परिभाषा के बारे में। तो आर्टिकल 36 तो यही है। आर्टिकल 37, इसमें क्या है, यही बात बताया जो अभी हमने ऊपर जाना था, कि न्यायालय में परिवर्तनीय या फिर वाद योग्य नहीं है। मतलब इसको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते कि न्यायालय आपको ये लागू कर रहा है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 38। इसमें है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि, यानी कि सरकार जनता का कल्याण करेगी, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 38 में, राइट। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए इसको बनाया गया है कि सामाजिक और राजनीतिक न्याय जो है सरकार करे, राइट। इसी के लिए ये पॉइंट भी हमने ऊपर जान ही लिया था, बस इसका आर्टिकल है बेसिक। ये वाला आर्टिकल काफ़ी सारे एग्जाम से पूछा गया, आर्टिकल 39, जिसमें बताया गया है कि स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन।
मतलब समान कार्य होगा तो समान वेतन दिया जाएगा, राइट। इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 39 में। और बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है ये आर्टिकल 39 का कि समान न्याय दिया जाएगा, सबको सबको इक्वल जस्टिस दी जाएगी। और इसके लिए निःशुल्क विधि सहायता, मतलब कि निःशुल्क कानूनी सहायता आपको निःशुल्क दी जाएगी, राइट। जैसा आपने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा था कि अगर किसी व्यक्ति को वकील नहीं मिलता है और वो गिरफ्तार हो गया है तो उस हालात में उसे सरकारी वकील मुहैया कराया जाता है उसके लिए, राइट। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखते हैं आर्टिकल 39 के बाद आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का हालांकि एक अलग से भाग भी है, तो इसके बारे में वहाँ भी हम जानेंगे, पर यहाँ पे बेसिक समझ लेते हैं। ये जो ग्राम पंचायत है इसको बनाने के लिए बताया गया था और बाद में हमने संशोधन करके इसको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त करवाया था, राइट। आर्टिकल 70 से माफ़ करना, संशोधन नंबर 73वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1993 में हमने इसे लागू किया था। और इसका अलग से हमने एक भाग बनाया था और अलग से इसकी अनुसूची भी है, अनुसूची 11 में है। तो गांधी जी का सपना था, गांधी जी इसके समर्थन में थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी इसके समर्थन में नहीं थे, वह इसके खिलाफ थे, राइट। बाकी डिटेल में हम इसके बारे में आगे जानेंगे, राइट। शुरुआत में नहीं था, सरकार ने इसे बाद में लागू किया और चीज़ें किया। आपको जैसा पता है कि 2 अक्टूबर 1959 को शुरुआत हुआ था पंचायती राज की राजस्थान के नरोरा जिले से, राइट। और राजस्थान के बाद दूसरा जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश, इसने इसको शुरू किया था पंचायती राज को। तो जब हम पंचायती राज पढ़ेंगे ना उस समय डिटेल में जानेंगे, अभी जैसे हम बेसिक जान रहे हैं यहाँ पे। अगला है आर्टिकल 41। इसमें बताया गया है कि कुछ अवस्था में, मतलब कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाएगी आम लोगों को, ये दिया जाना चाहिए। ये अब कंपल्सरी नहीं कि देना ही है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार देना चाहती है या नहीं। जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, शिक्षा में सरकारी सहायता, राइट। अलग अलग शिक्षा का सेक्टर में अलग अलग सरकारी सहायता मिलती हैं। तो ये सब क्या है कि कुछ खास दशाओं में कुछ सरकारी सहायता दी जाएगी, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 41 में। फिर आर्टिकल 42, इसमें बताया गया है कि न्याय संगत मनोनीत दशा जो है उपलब्ध करवाना, न्याय संगत मनोनीत दशा उपलब्ध करवाना, ये इसमें बताया गया है। प्रस्तुति सहायता, इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई महिला है, अगर वो गर्भवती है तो उसको काम आसान दिया जाएगा या फिर उस समय उसको छुट्टी दिया जाता है, राइट। और छुट्टी होने के बाद में उसको काफ़ी समय तक उसकी सैलरी नहीं काटी जाती है 6 महीने तक, राइट। तो उस समय उसको 6 महीने का छुट्टी, तब 6 महीने का उसके बाद तक, इतने दिन की छुट्टी मिल जाती है। लेकिन ये जो छुट्टियाँ मिलती हैं ये सिर्फ 2 बच्चों के लिए ही अप्लीकेबल होता है। अगर एक गर्भवती महिला है, अगर उसको छुट्टी दिया जा रहा है, उसके बदले में उसको पैसा भी मिलता रहेगा, तो सिर्फ ये कितने दिनों के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों तक का ही होता है, उसके बाद उसे नहीं दिया जाता ऐसा, ठीक है। इस तरह का मतलब सिचुएशन अलाउ नहीं किया जाता है। अगर लेगा भी कोई छुट्टी तो उसके बदले में उससे पैसे काट लिए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट वन है इसके सिवाय कि अगर पुरुष है तो पुरुषों को भी कुछ दिन की दी जाती है, जैसे कि 15 दिन की छुट्टी दी जाती है पुरुषों को भी, राइट। तो यही है इसमें कि न्याय संगत मनोनीत दशा उपलब्ध करवाना। अब कोई हेवी काम करना है तो वहाँ पे क्या होता है, पुरुषों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब हेवी काम करवाया जाता है, महिलाओं से उतना नहीं करवाया जाता है, राइट। अगर वो इस तरह से दिक्कत में है तो, राइट। तो जनरली यही है, इसी को बोलते हैं कि न्याय संगत मनोनीत दशा उपलब्ध करवाना, और यही बताया गया था आर्टिकल 42 में। अगला है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उससे अगर आप काम करवाते हो तो कम से कम इतना काम पैसे तो दो कि उसकी लिविंग वेज चलता रहे, राइट। उसकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके, निर्वाह योग्य मजदूरी जो है देना है, ये बात बताई गई है आर्टिकल 43 में, राइट। और बाद में संशोधन करके जोड़ा गया था 43 का क और 43 का ख भी। तो 43 के क में था कि कंपनी कोई भी है तो उसमें जो कामगारों की भागीदारी है उनसे सलाह मशवरा करना, इसको भी चीज़ें की जाए, राइट। कामगारों की भागीदारी के बारे में, मतलब किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट में क्या होगा, कामगारों से सलाह लेना है, यही बात बताई गई थी आर्टिकल 43 के क में। और 43 के ख में बोला गया कि सहकारी समिति, जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको बना सकते हैं, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक भाग भी अलग से है, उसको भी हम जानेंगे। लेकिन सहकारी समिति क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है, जैसे कि आपको दिखेगा सुधा दूध जो है, अमूल, राइट। तो ये सब क्या है, ये सहकारी समिति के उदाहरण हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह भी होती है, वो भी सहकारी समिति से ही जुड़ी होती है।
तो ये सब चीज़ें होती हैं सहकारी समिति। इसके बारे में आर्टिकल 43 के ख में बताया गया है और डिटेल में हम इसके बारे में जानेंगे जब हम पढ़ेंगे आगे के भाग। तो अगला है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में बताया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब क्या है कि समान सिविल संहिता। जैसे आप जानते हैं कि शादी ब्याह जो होती है तो उसमें विवाह किस तरीके से होगा, तलाक किस तरीके से होगा, वसीयत किस तरह से होगा, राइट। किसी बच्चे को गोद लेना है देना है तो इसका क्या होगा। सारे धर्मों में चीज़ें अलग अलग दी गई है, लेकिन अगर ये आर्टिकल 44 अभी तक लागू नहीं है, इसको हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड अब तक लागू नहीं किया हम लोगों ने, लेकिन जब हम इसे लागू कर देंगे तो इन सब चीज़ों में सारे धर्मों का क्या हो जाएगा, एक जैसा ही हो जाएगा। विवाह आप किसी भी तरीके से करो पर तलाक का तरीका एक ही रहेगा, वसीयत बनाने का तरीका एक ही रहेगा, किसी भी बच्चे को गोद लेने का तरीका क्या होगा, एक ही रहेगा सारे धर्मों में। तो काफ़ी सारी जो हौज पौज हुआ रहता है, खिचड़ी बना रहता है कि इनका तलाक इस तरह से हो रहा है, इन लोगों का तलाक इस तरह से हो रहा है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएगी, राइट। और कोई कोर्ट में जाकर भी शादी करेगा तो वो तो सबके लिए सेम है ही, राइट। तो ये अभी लागू नहीं है, हालांकि गोवा में ये लागू है। गोवा में आर्टिकल 44 का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये लागू है और ये काफ़ी दिनों से लागू है ये गोवा में, राइट। अभी बात चल रही है कि देश में भी लागू होगा, बट अभी तक नहीं हुआ है। मे बी शायद आने वाले समय में आपको देखने को मिले कि ये लागू हो जाए। अगला है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में है कि इसमें बताया गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जो है सरकार उपलब्ध कराएगी और सरकार की जिम्मेवारी होगी कि सरकार ये काम करे। तो सरकार को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए इसमें बताया गया था और हमारे पास शुरू में इतने पैसे नहीं थे, इतनी चीज़ें नहीं थी कि हम कर पाएँ, लेकिन बाद में हम थोड़े समर्थवान हुए एंड देन 2002 में आर्टिकल 45 को लागू किया गया 86वां संविधान संशोधन द्वारा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। और इसको फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 के क में रखा गया, 21 के ए में रखा गया, 21 के क में। इसको बनाया गया राइट टू एजुकेशन। मतलब यहाँ सरकार को जिम्मेवारी दी गई कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना ये आपकी जिम्मेवारी है। तो अभी आप देखते हैं कि 6 to 14 ईयर्स के जो मतलब स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं उन लोगों को शिक्षा जो है सरकारी स्कूल में फ्री में दी जाती है और सीट अगर भर भी जाती है तो वहाँ पे जाएंगे तो उनको जो है नया से एडमिशन लेने का कोई ना कोई प्रावधान जरूर किया जाता है, राइट। तो आर्टिकल 45 हो गया। आर्टिकल 46 देखते हैं। आर्टिकल 46 में बताया गया है कि समाज के पिछड़े वर्गों के लिए सहायता किस तरह से देनी है, समाज के पिछड़े वर्गों के लिए सहायता किस तरह से उपलब्ध करवानी है, जैसे कि OBC, SC, ST ये सब जो है। और एक नया जुड़ गया इस समय EWS, राइट। तो ये सब के लोगों को जो दी जाती है इसी के थ्रू दी जाती है, आर्टिकल 46 के थ्रू ही है। अगला है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में है पोषाहार के बारे में, राइट। पोषाहार के बारे में बताया गया है जैसे मिड डे मील वगैरह दी जाती है स्कूल वगैरह में, छोटे छोटे बच्चों के लिए अलग से कुछ चीज़ें दी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है आर्टिकल 47 में बताया गया है। जैसे देखेंगे नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे अभी एक सिरप आ रहा था टोरेक्स कफ सिरप, राइट। तो इसका टिप ऐड वगैरह भी काफ़ी आता था कि टोरेक्स कफ सिरप है तो अलविदा खांसी, कुछ इस तरह से। अब इसको क्या है कि इसमें जो है नशा वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता है, इसको पीने के बाद नींद आती है, तो कई सारे लोगों ने इसको पीना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा। फिर सरकार को इसके ऊपर चीज़ें करना पड़ा। और भी काफ़ी सारे ड्रग्स हैं, हीरोइन है, काफ़ी चीज़ें, उसके ऊपर सरकार क्या करती है, प्रतिबंध लगाती रहती है। वो आर्टिकल 47 के थ्रू ही करती है। शराब पे सरकार प्रतिबंध लगा सकती है और लगाएगी, ये बताया गया है। नशीली दवाओं पे, शराब पे, तंबाकू पे, इन सब चीज़ों पे सरकार क्या करेगी, प्रतिबंध लगाएगी। ये आर्टिकल 47 में हुआ है, राइट। और सरकार पे प्रतिबंध लगाई भी है, बिहार सरकार ने लगा रखा है इस समय, राइट। कई बार अलग अलग सरकारें लगाती रहती है अलग अलग जगहों पे, लेकिन फिर से शुरू हो ही जाती है, राइट। लॉकडाउन में तो ऐसा लगा जैसे कि ये सरकार की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है दिल्ली वगैरह में। जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील मिली, लंबी लंबी कतारें लग गई, लंबे लंबे लाइन लग गए और सब लोग लग गए कि कैसे फटाफट इसको ख़रीदा जाए, लिया जाए, रखा जाए, राइट। और अभी तो दिल्ली में ऐसा हो चुका है कि आपको फ्री होम डिलीवरी भी मिलने लगा है, राइट। तो इतनी चीज़ें इनकी वैल्यू है। खैर, तो हमें तो आर्टिकल 47 में जो जानना था वो तो हमने जान दिया। अब देखते हैं आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में क्या है कि कृषि और पशुपालन, इसके बारे में बताया गया है कि कृषि और पशुपालन में सरकार अलग अलग तरीके से हेल्प करेगी। जैसे सरकार ने नाबार्ड बना रखा है, राइट। ये अलग से ये कृषि संगठनों में सबसे बड़ा जो है एक तरह से बैंक है ये, राइट। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, गौशालाएँ हैं अलग अलग,
अलग अलग कोल्ड स्टोरेज हैं, ये सब चीज़ें एमएसपी वगैरह सरकार देती है। तो इन सब चीज़ों जो है इसी के अंदर में आती है आर्टिकल 48 में, कि सरकार इनके जो है बेहतरी के लिए काम करेगी कृषि और पशुपालन के लिए। और फिर एक आर्टिकल है 48 का क, जिसको बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जब इंदिरा गांधी थी। और सिफारिश किसने किया था? स्वर्ण सिंह समिति ने, राइट। सरदार स्वर्ण सिंह समिति नाम था इसका, इनका पूरा नाम। तो इस सरकार की ड्यूटी है कि सरकार इन सब का काम करे। क्या है कि पर्यावरण की रक्षा करे, वन्य जीवों की रक्षा करे, इन सब का संरक्षण करे। ये सब जिम्मेवारी जो है सरकार को दी गई है, राइट। सरकार की यहाँ पे जिम्मेवारी दी गई है। अगर आम लोग इसके खिलाफ जाते हैं तो उसके लिए क्या बना हुआ है? एनजीटी बना हुआ है, नेशनल ग्रीन टर्मिनल। तो वो इसके लिए काम करती है एनजीटी, राइट। खैर ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में है राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें, राइट। राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें क्या हैं? जैसे अलग अलग धरोहर है हमारी, अलग अलग इमारतें हैं, अलग अलग जो है हमारे पुरातत्व जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो इसका खोज करती रहती है, इन सब को रख रखाव करना, इन सब को बचाए रखना, ये सब जिम्मेवारी जो है सरकार को दी गई है आर्टिकल 49 में, राइट। माने कि हमारे पास लाल किला है, ताजमहल है, एलोवेरा की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं हमारे पास, राइट। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, सारे मंदिर वगैरह हैं जो भी एक तरह से देश के धरोहर के रूप में है। ये मंदिर वगैरह बाद में है, ये कोई किला बाद में है, भले ही हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहरों में से हैं, राइट। तो इन सबको बचाए रखना, इन सब का मतलब सुरक्षा करना, ये सब जिम्मेवारी किसकी है? सरकार को दी गई है। तो CISF होती है, तो ये इसकी ज़्यादातर मतलब वो देखभाल करती है। साथ में कुछ प्राइवेट एजेंसीज भी होती है, वो भी इन सब के देख रेख में लगी रहती है। कुछ प्राइवेट कंपनीज होती है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं, वो लोग भी इसके रख रखाव में, मरम्मत में चीज़ों में लगे रहते हैं। इमारत हो, पुरातत्व विभाग की कोई चीज़ें हो, या फिर कोई भी धरोहर हो हमारा, तो इन सब की जिम्मेवारी है किसकी है? सरकार की है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, राइट। कि कार्यपालिका जो है एग्जीक्यूटिव है, इसके काम में न्यायपालिका टांग नहीं रहेगा, और न्यायपालिका के काम में जो है कार्यपालिका टांग नहीं रहेगा। दोनों को एक दूसरे से अलग रखा गया है, इसी को बताया गया है आर्टिकल इसमें 50 में। आर्टिकल 51 में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम करेगी। किसी भी देश से हम कोई भी ट्रीटी करेंगे, संधि करेंगे, तो संधि को मानना होगा। और इसी का प्रयोग करके भारत जो है यूएनओ का सदस्य बना है। किसी भी देश का कोई व्यक्ति अगर हमारे देश में आता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको एक स्पेशल रिस्पेक्ट देते हैं। क्या करते हैं? एक स्पेशल रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो चीज़ें भी हमने यहीं से किया है, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पार्ट था इसमें से आर्टिकल जो 44 था 44, राइट, समान सिविल संहिता, राइट, अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, बट आने वाले समय में लागू हो जाएगा, इसके ज़्यादातर चांसेस हैं। आर्टिकल 45 में क्या था कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाना, और इसे हमने 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में इसे लागू कर दिया था, राइट। आर्टिकल 48 में था कृषि, राइट, और एनिमल्स वगैरह को लेकर के दुधारू जानवर की हत्या नहीं करनी है। कोई भी जानवर ऐसा है जिससे आर्थिक लाभ है उसको हत्या नहीं कर सकते, सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया आर्टिकल 48 में। और आर्टिकल 48 की ए में क्या है? पर्यावरण और वन्य जीव का क्या करना? संरक्षण करना, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन सब की जो है रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी दी गई है। आर्टिकल 49 में क्या था कि हमें क्या करना है? जो मान लीजिए कि कोई भी प्रोटेक्ट करना है, रक्षा करनी है किसकी? कोई भी मूवमेंट है हमारी, कोई भी प्लेसेस हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सब का जो भी हिस्टोरिकल वैल्यू लगती है, जो चीज़ें मतलब कोई भी हमारे धरोहर है, कोई भी जगह है, कोई भी मूवमेंट है, इन सबको बचा के रखना है। जो हमारे राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें उन सबको बचा के रखना है। ये सब चीज़ें किस में दी गई है? आर्टिकल 49 में। 50 में क्या बताया गया कि जो हमारी न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से बिल्कुल अलग होगी, सेपरेट होगी, कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाएगा, राइट। और आर्टिकल 51 क्या कहता है? आर्टिकल 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए काम करना है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम करना है, राइट। कोई भी फोस्टर रिस्पेक्ट है, कोई विदेशी आता है तो इंटरनेशनल लॉ का हमें क्या करना है? पालन करना है। कोई भी ट्रीटी होती है उसको मानना है। इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उसको शांति से जो है क्या करना है? सेटलमेंट करने के लिए हमें उसके लिए काम करना है कि उसका जो एर्बिट्रेशन है कैसे हो जाए, वो शांति से सुलझ जाए कोई भी, राइट। और सेटलमेंट के लिए हमें इंकरेज करना है कि उस कोई भी समझौता है वो प्यार से हो जाए, आसानी से हो जाए, शांति तरीके से हो जाए। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है, राइट। तो एक बार हम शॉर्टकट में देख लेते हैं दोबारा से ये सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे, राइट। यहाँ पे है कि आर्टिकल 51 में क्या था, अब 36 में क्या था? परिभाषा था,
और आर्टिकल 36 और 12 दोनों में ही राज्य की परिभाषा है। 37 में था कि इसको लागू करवाने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। 38 में था कि एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, राइट। 39 में था कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ तत्व नीति, राज्य इसके बारे में चीज़ें करेगी। 39 के क में था कि फ्री में जो है लॉयर वगैरह उपलब्ध करवाना, विधि सहायता देना। 40 में ग्राम संगठन, ग्राम पंचायत के बारे में था। 41 में था कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार, राइट, जैसे कि अलग अलग चीज़ें हमने जाना ही था कि पेंशन मिलता है, ये सब चीज़ें होती है, राइट। 42 में था कि किसी को न्याय संगत मनोदशा उपलब्ध करवाना, प्रस्तुति सहायता, जैसा कि हमने जाना था कि एक गर्भवती महिला वगैरह को किस तरह से चीज़ें दी जाती है, वो एग्जाम्पल था। और भी अलग अलग तरीके से विकलांगों के लिए अलग है, किसी को चोट लग गई तो अलग है, किसी को शादी ब्याह है तो उस सिचुएशन में भी अलग है, दी जाती है। अगला है कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, मतलब कि कोई भी अगर काम करता है तो उनको इतना पैसा दिया जाना चाहिए कि उनका जीवन यापन जो है अच्छी तरीके से हो पाए। 43 के क में है कि जो लोग उद्योगों में काम करते हैं उसमें कर्मचारियों से भी भाग लेना है, मैनेजमेंट को, उनसे भी, कर्मचारियों से भी मतलब सलाह वगैरह लेना है कोई भी चीज़ों को बनाने को लेकर। ये बताया गया, भले ही लागू होता हो या नहीं होता हो, लेकिन ये किया गया है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर लागू नहीं होती है ना तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। हालांकि कुछ काम ऐसे हैं जो कि जिसके लिए अलग से कानून बना हुआ था, आप तो कोर्ट पहुंच ही जाएंगे सीधा उस चीज़ को लेकर, राइट। जैसे कि मानिए कि आर्टिकल 45 निःशुल्क शिक्षा को लेकर है, अगर ये लागू नहीं होता तो सीधा कोर्ट नहीं जा सकते, आप बिल्कुल कोर्ट में जा सकते हैं कि किसको तो हमने उठा के उसमें डाल दिया है। सरकार को करना क्या है कि इन सबको उठा के ना धीरे धीरे भाग 3 में डालना है। जैसे जैसे हमारे पास सुविधाएं होगी उस सबको भाग 3 में डालना है, इसमें से मेन मेन चीज़ों को लेकर, ताकि ये सब जो है कंपल्सरी हो जाए, मैंडेटरी हो जाए, किसको करना ही करना है, लागू करना ही करना है। 44 में है समान सिविल संहिता। 45 में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। 46 में है कि कोई भी ऐसा है जो कि काफ़ी पिछड़ा हुआ है तो उनको एक अलग तरीके से रिजर्वेशन देना, जैसे EWS, OBC, SC, ST, इन सबको एक अलग तरीके से सपोर्ट करना, इसके बारे में है। 47 में है कि पोषाहार, मतलब कि पोषण युक्त भोजन देना है बच्चों को, देश के लोगों को पहुंचाना है, सरकार की जिम्मेवारी है। और साथ ही साथ ये भी है कि इसी के थ्रू मिड डे मील वगैरह जो है स्कूलों में शुरू किया गया है। और सरकार किसी भी तरह के उस पर अगर बैन लगाती है दवाओं पे, नशीली दवाओं पे, शराब पे, तंबाकू पे, तो वो सब आर्टिकल 47 से ही लगाती है। 48 में है कृषि संगठन। और 48 के क में है कि पर्यावरण, वन्य जीव और सबका संरक्षण करना सरकार की जिम्मेवारी है, लोगों की नहीं, सरकार की जिम्मेवारी है ये। और 49 में है कि राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की रख रखाव और उनका संरक्षण देना सरकार की जिम्मेवारी है। और 50 में है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है बिल्कुल पृथक है, एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग है, कोई मिला जुला नहीं है। और 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करनी है, मतलब बढ़ावा देना है। और क्या क्या तरीका था ये भी हमने इसका जान ही लिया था, समझ ही लिया था, राइट। तो चलिए हम वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हाँ, एक दो लाइन और है इसके बारे में। देखिए, एक सज्जन थे, उनका नाम था KT शाह, उनका नाम था KT शाह। उन्होंने कहा था कि जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से सरकार देगी। इसी के बारे में उन्होंने एक लाइन बोला था कि यह एक उस ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार आपको भुगतान करेगी, मतलब बैंक के पास होगा तो। मतलब इसमें ये बोलना चाह रहे थे कि DPSP जो है वो तो है कि आपको यहाँ मिलना है, लेकिन एक आर्टिकल इसमें कहता है कि सरकार के पास जैसे जैसे सुविधाएं होगी, उसके पास तंत्र होगा, जैसे जैसे उसके पास फंड होगा, सब चीज़ें होगी, उसी के हिसाब से सरकार इसको उपलब्ध कराएगी। तो मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, इसीलिए इसके बारे में KT शाह ने ये बातें बोली थी। और भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट रखा है, लेकिन ये KT शाह वाला बार बार पूछा जाता है, राइट। तो चलिए वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, और फिर इसके बारे में हम थोड़ा सा वहाँ पर चीज़ों को इसको एनालाइज़ कर लेंगे। हालांकि एक छोटा सा एनालाइज है इसके बारे में, दोनों के बारे में, हालांकि इसे हमने जान ही लिया, फिर भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम वीडियो ख़त्म करते हैं। देखिए, भाग 3 में और भाग 4 में दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, ये है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, ये है DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, कोई सा भी बोले। तो दोनों में फ़र्क क्या है, ये भाग 3 में है, ये भाग 4 में है। 12 से 35 है आर्टिकल मौलिक अधिकार का, और DPSP का है यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 36 to 51, 36 से 51 तक है।
यह व्यक्ति की शक्ति को बढ़ाता है। यह व्यक्तिगत जो है, व्यक्तिगत जो शक्ति है, व्यक्तिगत जो यहाँ पे हर व्यक्ति को मिलता है ना, हर व्यक्ति को मिलता है शक्ति, और यहाँ पे राज्यों को शक्ति मिलता है, राइट। यहाँ राज्य को मजबूत बनाता है, लेकिन यहाँ पे राज्य की शक्ति को कम कर देता है। ये कौन सा? फंडामेंटल राइट्स। यह वाद योग्य है, इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। किसके लिए? मौलिक अधिकार के लिए। लेकिन इसके लिए वाद योग्य नहीं है, न्यायालय लागू करवाने के लिए नहीं जा सकते। इसको हमने यूएसए से लिया है, और इसको हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है, राइट। एक छोटे सा जो है कंपेयर और है यहाँ पे कि 3 चीज़ें होती हैं। एक तो सोशलिस्ट होते हैं, दूसरे गांधीवादी होते हैं, थर्ड वन लिबरल होते हैं, जिसे उदारवादी बोलते हैं, राइट। तो समाजवादी है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं 36 से 51 के बीच में? जैसे 38 लोक कल्याण के लिए करना, काम करना, समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39 ये सब क्या है? समाजवादियों के काम है। फ्री में विधि सहायता प्रस्तुत करवाना, राइट। कुछ दशाओं में क्या करना कि कुछ सहायता प्रस्तुत करना, मनोनीत दशा देना अगर कोई प्रेग्नेंट वगैरह कुछ इस तरह से है तो, निर्वाह योग्य मजदूरी देना, आर्टिकल 43 कहता है। आर्टिकल 45 जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना सरकार की जिम्मेवारी है। आर्टिकल 47 पोषाहार, जैसे मिड डे मील वगैरह होता है, ये सब क्या है? ये सब समाजवादी है, राइट। गांधीवादी चीज़ें क्या क्या है इसमें? गांधीवादी में जैसे कि गांधी जी का सबसे फेवरेट चीज़ आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, ग्राम संगठन। 43 इसमें भी है और इसमें भी है कि निर्वाह योग्य मजदूरी दिया जाए, गांधी जी का भी फिलॉसफी था, राइट। 43 का भी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह बनाना, सहकारी समिति, राइट, ये गांधी जी का भी उसमें था। 46 कि पिछड़े वर्गों के लिए क्या करना? अलग अलग तरीके से सहायता देना, जैसे कि SC ST OBC इस तरह से, राइट। 47 पोषाहार, इसमें भी है, इसमें भी है। कृषि और पशुपालन से गांधी जी को काफ़ी लगाव था कि इन सब चीज़ों पे ही काम किया जाए, तो ये सब गांधीवादी जो है आर्टिकल्स हैं, राइट। अगला है उदारवादी। उदारवादियों में क्या क्या मिलेगा? सबसे पहला 43 कि निर्वाह योग्य मजदूरी दिया जाए। 44 राइट, समान सिविल संहिता। इसके सिवाय 45 जिसमें क्या था 6 से 14 साल के बच्चों को। फिर 48 कृषि और पशुपालन को लेकर उदारवादियों का काम है ये। 48 तक पर्यावरण, वन्य जीव और इन सब का संरक्षण करना। 49 राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी चीज़ें हैं उनका संरक्षण करना। 50 कार्यपालिका न्यायपालिका अलग होगी। 51 भी इसी में आ जाएगा कि ये पूरी तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से आप देखो तो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को मानना, अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी को मानना, किसी भी समस्या अगर कोई भी तरह का विवाद है तो उसको शांति से क्या करना, उसका समाधान करना, उसको सिर्फ सेटलमेंट पे फोकस करना। तो ये सब चीज़ें इसमें दी गई है। कुछ एक केसेस हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं, इसको भी देख लेते हैं, जो DPSP से जुड़े हुए हैं। 1951 में एक केस हुआ था चंपक मदुराई राजन वर्सेस मद्रास सरकार, मद्रास के बीच में, और उसमें बताया गया कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, इसमें कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना DPSP से ज़्यादा बड़ा है, राइट, और इसका क्या है, सबऑर्डिनेट है, ये इसके बारे में कहा था कोर्ट ने। फिर एक और फेमस केस है 1967 में, जो गोलकनाथ बनाम विशेष हो सकते हैं पंजाब सरकार, इनके बीच में था। इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं, ये कोर्ट का फैसला था। अगला है एक और केस है आर्टिकल से माफ़ करना, एयर, सन 1976 में, और इसमें VM थॉमस और केरल सरकार के बीच में था ये केस, और इसमें कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट चाहे तो बैलेंस बना सकती है, ये कोर्ट का फैसला था कि कोर्ट बैलेंस बना सकती है दोनों के बीच में। फिर 1980 में हुआ कि मिनर्वा मिल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये काफ़ी फेमस और प्रसिद्ध है। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए कोर्ट ने कहा कि देखिए बैलेंस जो है बनाने के लिए सरकार फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकती DPSP को लागू करने के लिए। मतलब कि सरकार को बैलेंस अगर बनाना है, कुछ ऐसा काम करना है ना, सरकार कुछ ऐसा नहीं करेगी कि मौलिक अधिकार को ही छीन ले और उसके बदले में बोले कि DPSP को हम लागू कर रहे हैं। नहीं, मौलिक अधिकार ज़्यादा जरूरी है, ये बात इस यहाँ पे कोर्ट ने कहा था। फिर एक और केस आया था सन 2008 में। 2008 में क्या हुआ कि अशोक कुमार ठाकुर थे और इनके बनाम में दूसरी तरफ से भारत सरकार। तो इसमें कहा कोर्ट ने कि देखो फंडामेंटल राइट्स जो एक सिविल राइट्स है, और DPSP जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह एक पॉलिटिकल राइट है, एक राजनीतिक शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो राजनीतिक शक्ति जिस तरह से होगी वैसे वैसे ये हक जो है सरकार देगी, ये सब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो इसके बारे में इन्होंने इस तरह से चीज़ें की थी।